ये मूवी एक ब्राज़ीलियन फुटबॉलर की सच्ची कहानी को दर्शाती है जिसकी शुरुआत 1950 से एक छोटे से गांव से होती है जहां कुछ बच्चे कुछ लोगों के जूते पॉलिश कर रहे होते हैं। जूते साफ करने के बाद वो सभी बच्चे फुटबॉल खेलने लगते हैं क्योंकि ब्राज़ील का सबसे मन पसंदीदा खेल फुटबॉल ही होता है। उन खेल रहे बच्चों में से एक बच्चे का नाम डीगो होता है और वो सभी खेलते खेलते गंदे हो जाते हैं। वहीं घर पर पहुंचने पर डीगो अपनी माँ से कहता है, मैं जूते पॉलिश करने के बाद सीधे घर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में गिरने के कारण मैं गंदा हो गया। कि तभी डीगो का छोटा भाई अपनी माँ को सच बता देता है। वो कहता है कि सभी फुटबॉल खेलते खेलते गंदे हुए हैं, जिसे सुनकर डीगो की माँ बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है क्योंकि डीगो के पिता भी फुटबॉल खेला करते थे। पर फुटबॉल खेलते वक्त एक बार उनके पैर में चोट लग गई जिसकी वजह से उनका पूरा करियर बर्बाद हो गया और अब घर चलाने के लिए उन्हें टॉयलेट साफ करना पड़ता है और इसी डर के कारण ही वो नहीं चाहते कि डीगो भी फुटबॉल खेले। वहीं ये साल फुटबॉल के वर्ल्ड कप का समय होता है और जिस दिन ब्राज़ील का मैच चल रहा होता है तो सब लोग अपना काम छोड़कर मैच देखने में लग जाते हैं। पर इस साल ब्राज़ील मैच हार जाता है जिसे सुन सब उदास हो जाते हैं। ऊपर से डीगो भी ये मैच सुन रहा होता है और हारता देख रोने लगता है कि तभी वो देखता है उसके पिता भी रो रहे होते हैं। ये देख वो अपने पिता के पास जाता है और वादा करता है, आप चिंता मत करो, मैं वर्ल्ड कप जीत कर ज़रूर लाऊंगा। पर उसकी डैड उसे अपनी माँ की बात सुन फुटबॉल से दूर रहने के लिए कहते हैं। अगले दिन डीगो अपनी माँ के साथ एक घर में आता है जहाँ उसकी माँ काम करती थी और वहाँ डीगो भी अपनी माँ की मदद करता है। पर थोड़ी देर के लिए उसकी माँ बाहर चली जाती है कि तभी वहाँ फुटबॉल खेलने वाले कुछ बच्चे आते हैं और आपस में बात करते हैं। गली के बच्चों के लिए एक टूर्नामेंट होने वाला है और इसमें जो भी जीतेगा वो सेंट्रोस फुटबॉल क्लब में शामिल किया जाएगा, जिसे सुन सारे बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं। वहीं डीगो कहता है, मैं अपने फेवरेट प्लेयर पेले की तरह खेलूंगा। पर प्लेयर का नाम पेले नहीं बैले होता है, जिसे सुन वो सभी बच्चे पहले पहले कर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कि तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। पर जाने से पहले डीगो वहाँ पर रखी उस पेपर को ले जाता है जिस पर टूर्नामेंट के बारे में लिखा होता है। अब डीगो अपने दोस्तों को इस टूर्नामेंट के बारे में बताता है। अब सभी अपनी एक टीम बनाकर टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं। वहाँ पर वो बच्चे भी होते हैं जिसने डीगो का मजाक उड़ाया था। और अब मैच स्टार्ट होता है और डीगो अपनी टीम का नाम शूलेस रखता है। पर उनकी टीम के पास ड्रेस भी नहीं होती तो उन्हीं में से एक लड़का अपनी बेडशीट को काट कर सबके लिए ड्रेस बनाता है और इसी तरह खेलते खेलते उनकी टीम फाइनल तक पहुंच जाती है। वहीं फाइनल में डीगो का मुकाबला उन्हीं बच्चों से होता है जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। वहीं डीगो की टीम के पास फाइनल खेलने के लिए जूते भी नहीं होते, इसलिए वो लोग मूंगफली की बोरी चुराते हैं और उन्हें बेचकर पुराने जूते लेकर आते हैं। पर वो जूते उन्हें काफ़ी बड़े होते हैं और आज उनका मैच होता है और जब मैच शुरू होता है तो वो डीगो का नाम सबसे पहले बुलाया जाता है, जहां उन शरारती बच्चों ने उसका नाम चेंज करा के पहले लिखवा दिया था, जिसे सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वहीं मैच स्टार्ट हो जाता है जहां वो बच्चे उसे पहले पहले कर चिढ़ा रहे होते हैं। वहीं डीगो की टीम शूज़ पहनकर अच्छे से खेल नहीं पा रहे होते हैं, इसलिए उनका स्कोर 0 होता है। अब डीगो को समझ आ जाता है और वो अपनी टीम को जूते उतारकर खेलने को कहता है और अब सारी बाजी ही पलट जाती है और डीगो की टीम ये टूर्नामेंट जीत जाती है। वहीं सभी लोग डीगो को पहले पहले कहकर उसका नाम चिल्लाने लगते हैं क्योंकि किसी को भी डीगो का असली नाम नहीं पता था। अब डीगो को भी ये नाम पसंद आने लगा था, उसे भी इस नाम को सुनने से खुशी होने लगी थी। और वहीं उस भीड़ में डीगो के डैड भी होते हैं जिन्हें डीगो का गेम प्ले देख बहुत ही खुशी होती है। कि तभी वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जिनकी उन्होंने मूंगफली चुराई थी। उन्हें देखकर डीगो की पूरी टीम वहाँ से भाग जाती है। उनसे बचने के लिए वो नदी किनारे जाकर छिप जाते हैं और वो लोग उन्हें ढूंढ नहीं पाते। कि तभी मलबे के गिरने के कारण उनमें से एक बच्चे की डेथ हो जाती है और इस बात से डीगो बहुत ही दुखी हो जाता है और अपने दोस्त की मौत का खुद को जिम्मेदार मानने लगता है। वो अपनी माँ से कहता है,
अगर मैंने जूतों के लिए नहीं कहा होता तो हम मूंगफली नहीं चुराते और ना ही वो लोग हमारे पीछे पड़ते और ना ही मेरा दोस्त मरता। जिसे सुन उसकी माँ उसे दिलासा देते हुए कहती है, जो होना होता है वो होकर रहता है, तुम इसके लिए खुद को जिम्मेदार मत समझो। अब डीको अपनी माँ से कहता है, मैं अब अच्छा बच्चा बनूंगा और रोज़ स्कूल जाऊंगा और कभी फुटबॉल नहीं खेलूंगा। अब अगले दिन वो ऐसा ही करता है, रोज़ स्कूल जाता है और काम में अपने पिता की मदद करता है, लेकिन उसके पिता चाहते हैं वो फिर से फुटबॉल खेले। इसलिए वो अपने घर के पीछे आम के पेड़ के पास डीको को लेकर जाते हैं और उसे बताते हैं वो यहाँ आम के साथ प्रैक्टिस करते थे, यानी शूट करने के लिए कच्चा आम और बैलेंस करने के लिए पक्का आम। उसके पिता बहुत कोशिश करते हैं वो फिर से फुटबॉल खेले, पर डीको नहीं मानता। पर थोड़ी देर बाद डीको उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगता है और अपने डैड के साथ कच्चे और पक्के आम से प्रैक्टिस करने लगता है। और इसी तरह खेलते खेलते वो 13 साल का हो गया होता है। वहीं एक दिन उसके घर पर सेंट्रोस क्लब का मेंबर आता है, जो डीको को उस क्लब में शामिल करना चाहता था। और अब डीको उस क्लब में शामिल हो जाता है और क्लब में खेलना शुरू कर देता है। पर उसकी परफॉर्मेंस दूसरों के मुकाबले अच्छी नहीं होती और वो सोचता है मैं अच्छी तरह से फुटबॉल नहीं खेल पाऊंगा, इसलिए वो अपने घर जाने की सोचता है। जब डीको रेलवे स्टेशन पर होता है तो वहाँ पर वो आदमी भी होता है जो डीको को क्लब में लेकर आया था। वो डीको से कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? डीको उसे बताता है वो घर जा रहा है क्योंकि मैं दूसरों के मुकाबले अच्छा नहीं खेल सकता, इसलिए मैं घर जाकर पढ़ाई पर फोकस करना चाहता हूँ। लेकिन वो आदमी उससे कहता है, तुम्हारे खेलने का स्टाइल बहुत ही अच्छा और पुराना है। अब वो उससे उसकी फुटबॉल खेलने के स्टाइल की हिस्ट्री बताता है कि गुलामी के दिनों में अपने आप को डिफेंड करने के लिए मार्शल आर्ट का तरीका अपनाया गया था, जिसे बाद में फुटबॉल में ऐड कर लिया गया और इसी को ही जिंगा स्टाइल कहा जाता है। और 1950 में जब ब्राज़ील हारा था तो सबको लगा हमारे खेलने का तरीका बहुत ही पुराना और बेकार है, इसलिए तुम्हारे कोच चाहते हैं तुम अपना स्टाइल बदलो, लेकिन तुम्हें अपने स्टाइल से ही खेलना चाहिए ताकि तुम आगे जाकर ये बता सको ये स्टाइल काफ़ी बेहतरीन है। उनकी बात सुन वो फिर से सेंट्रोस क्लब में वापस आ जाता है और जिंगा स्टाइल में खेलने लगता है, जिससे वो काफ़ी मैचेस जीत जाता है और अब वो जूनियर टीम से प्रो टीम में शामिल हो जाता है। अब डीको और उसकी टीम काफ़ी टूर्नामेंट जीत जाती है, जिससे डीको का नाम काफ़ी फेमस हो जाता है। और अब 1958 का वक्त होता है जब वर्ल्ड कप होने वाला था, लेकिन डीको जब 16 साल का ही होता है, इसलिए उसका उस टीम में होने का कोई चांस नहीं होता कि तभी टीम मेंबर के नाम अनाउंस किए जाते हैं, जिसमें डीको का नाम भी होता है। जिसे सुन डीको और उसकी पूरी फैमिली काफ़ी खुश हो जाती है। वर्ल्ड कप में जाने से पहले डीको के फादर उससे कहते हैं, ब्राज़ील को फुटबॉल से काफ़ी उम्मीद है, पर पिछले वर्ल्ड कप में हारने के बाद वो काफ़ी निराश हो गए थे और इसलिए अब उन्हें तुमसे उम्मीद है। और साथ ही उसके पिता ये भी कहते हैं वो भी जिंगा स्टाइल से ही फुटबॉल खेलते थे, पर तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ है जो मेरे अंदर नहीं था और तुम खुद पर से अपना विश्वास कभी मत हटाना। जिसके बाद वो डीको को एक टी शर्ट देते हैं जिस पर पहले लिखा होता है और अब डीको सभी इंटरनेशनल टीम के साथ होता है। वहीं कोच डीको को जिंगा स्टाइल से खेलने के लिए मना करते हैं क्योंकि 1850 का वो मैच इसी स्टाइल से खेलने की वजह से हार गए थे, इसलिए कोच नहीं चाहते हैं कि कोई भी जिंगा स्टाइल से खेले। अब प्रैक्टिस के समय डीको जिंगा स्टाइल से ही खेलता है, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है और अब बहुत कम उम्मीद होती है कि वो वर्ल्ड कप में हिस्सा ले पाएगा। अब रात के समय वो अपनी माँ को कॉल करता है और उन्हें सारी बात बताता है, जिसे सुन उसकी माँ बहुत ही दुखी हो जाती है क्योंकि उसके पिता के साथ भी यही हुआ था। पर उसकी माँ उसे दिलासा देते हुए कहती है, तुम दुखी मत हो और कभी हार मत मानना। अब सुबह डॉक्टर कोच को बताते हैं डीको इस साल वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएगा। वहीं रेडियो में एक न्यूज़ चल रही होती है जहां वो कहते हैं ब्राज़ील में अब भी वही बेकार स्टाइल से खेलकर अपनी टांग तुड़वा रहे हैं। ये न्यूज़ डीको के ऊपर ही होती है। वहीं डीको को रिप्लेस करने के लिए कोई भी नया प्लेयर नहीं था,
इसलिए ये मैच डीको को ही खेलना पड़ता है। और अब सेमीफाइनल शुरू होने वाला था। वहीं डॉक्टर डीको से अपने पैर को संभाल कर खेलने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर कुछ हुआ तो वो फिर कभी भी वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएगा। अब मैच शुरू होता है जो फ्रांस और ब्राज़ील के बीच में था, जहां दोनों टीमों का स्कोर एक ही था। अब ब्रेक का समय था तो डीको अपने टीम मेंबर से कहता है, अगर तुम्हारा पैर ठीक हो गया है तो क्या तुम मेरी जगह खेल सकते हो। पर वो कहता है, मैं हमेशा यूरोपियन स्टाइल में ही खेलता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम भी अपने जिंगर स्टाइल में खेलो और सबको गलत साबित कर दो। अब मैच शुरू होता है और डीको जिंगर स्टाइल में ही खेलता है, जिसकी वजह से वो ये मैच जीत जाते हैं और अब ब्राज़ील फाइनल में पहुंच जाता है, जिसे देख सब खुश हो जाते हैं। अब ब्राज़ील का मैच स्वीडन के साथ था, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीडन का कोच ब्राज़ील के जिंगर स्टाइल में खेलने पर उनका मजाक बनाता है। वो कहता है 1950 में भी ये अपने बेकार स्टाइल से खेलने की वजह से ही हार गए थे। ये सुन ब्राज़ील कोच वहां से चले जाते हैं। अब कोच अपने टीम के पास जाकर उनसे कहता है, मैं नहीं चाहता तुम स्वीडन स्टाइल में फुटबॉल खेलो, और उन सबको जिंगर स्टाइल में फुटबॉल खेलने के लिए कहता है। अब मैच शुरू होता है जहां स्वीडन के प्लेयर डीको को फुटबॉल लेने से रोकते हैं और अपना पहला गोल करते हैं। यह देख ब्राज़ील के लोग काफ़ी दुखी हो जाते हैं, पर थोड़े समय बाद पासा पलट जाता है और डीको अपना पहला गोल करता है, जिसके बाद वो एक के बाद एक गोल करके ब्राज़ील को जिता देता है। और अब ब्राज़ील के लोग बहुत ही खुश थे, क्योंकि ब्राज़ील अपना पहला वर्ल्ड कप जीत गया था और पहले के कारण ही जिंगर स्टाइल पूरी दुनिया में फेमस हुआ था। जिसके बाद हम पहले की रियल फोटोज़ को देखते हैं, जिसमें बताया जाता है 1961 में ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने घोषणा की थी, पहले हमारी राष्ट्रीय विरासत है, और 17 साल की उम्र में वर्ल्ड कप जीतने वाला और गोल करने वाला पहले खिलाड़ी था। और पहले की वजह से ही 1962 और 1970 का वर्ल्ड कप भी ब्राज़ील ने ही जीता था, और पहले ही वो पहला खिलाड़ी था जिसने 3 वर्ल्ड कप जीते थे। लेकिन वो अपने पिता का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया, जो एक मैच में 5 गोल करने का था। और ये मूवी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।